हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए हैं वो है एमए फर्स्ट ईयर और जो बुक है आपकी वो है एमपीएस 02 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्या। इंग्लिश में है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी एंड प्रॉब्लम। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो यथार्थवाद एवं नव यथार्थवाद उपागम मीन्स रियलिस्ट एंड द नॉन रियलिस्ट अप्रोचेज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। और जैसे कि आपको पता है कि मैं वीडियो एक तरह वाइट बोर्ड पे बनाता था और उसमें कुछ वर्ड समझ में नहीं आते थे, कुछ बच्चों को डाउट भी थे कि वर्ड क्लियर नहीं हो रहे। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो एक तरीके से पेपर पे लेकर आया हूँ, मेन में पॉइंट लेकर आया हूँ ताकि आप इन पॉइंटों को समझ के अपने नोट्स बना सके, साथ क्या लिख कर नोट्स बना सके। और जो बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं यथार्थवाद। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सर्वग्राही विवेचना के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, इंटरनेशनल जो रिलेशन है, उनको समझने के लिए, उनके सर्वग्राही विवेचना के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए गए हैं, कई अप्रोचेस अपनाए गए हैं, जिसमें से यथार्थवादी उपागम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवाद दर्शन को राष्ट्रीय राजनीति समझने की कुंजी माना जाता है। तो राष्ट्रीय राजनीति समझने की कुंजी माना जाता है और यथार्थवाद तात्पर्य उस विचारधारा से है जो कि वस्तु एवं भौतिक जगत को सत्य मानती है। मतलब कि यथार्थवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो वे एक सत्य मानते हैं, जिन चीज़ों को जिनका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, जैसे पशु पक्षी जल थल आकाश। ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है जिसका हम एक तरह अनुभव करते हैं वास्तविक रूप से। नेक्स्ट है प्राचीन यथार्थवाद। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में आवश्यक तौर पर शक्ति संघर्ष का रूप अपना लेती है और इसे यथार्थवादी दृष्टिकोण को एक विशेष विचारधारा के रूप में परिणित करने हेतु उनके विद्वानों और राजनीति वैज्ञानिकों ने कई शताब्दियों तक अपना योगदान दिया है। और परंतु इसके अलावा आप लिख सकते हैं परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थित तथा विस्तृत सिद्धांत के रूप में इसकी उत्पत्ति एवं लोकप्रियता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अकाल में हुई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान का निर्माण करने का श्रेय हांस जे मार्गेनथाउ को प्राप्त है। तो ये वो वेरी इंपॉर्टेंट बताया, आप इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा भी लिख सकते हैं शीत युद्ध रूस तथा अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास और रूस यूरोप दुनिया के अन्य भागों में भी हुए परिवर्तन, शस्त्र नियंत्रण के प्रयास तथा कई अन्य परिवर्तनों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण के स्वरूप को काफ़ी भिन्न बना दिया और ऐसे ही परिवर्तन के दौर में यथार्थवादी सिद्धांत ने विकास की दिशा में प्रगति के और कदम बढ़ाया आगे। तो ये जो था मैंने आपको बताया प्राचीन यथार्थवाद। अब बात करते हैं अवधारणाएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट अवधारणाएं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कि यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणा जो इनमें से राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या होता है? प्रत्येक राष्ट्र का एक लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करना, मतलब राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना और उसको वृद्धि करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह यथार्थ आज जितना सत्य है उतना ही उस समय भी सत्य था जब वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी। इसलिए मार्गेनथाउ ने राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारा और राष्ट्रीय हित को प्रधानता प्रदान की और राजनीति का प्रमुख आधार उनके अनुसार राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति की में आप लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति राज्य की क्षमता एवं शक्ति का वह सम्मिश्रण है जो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करता है। मार्गेनथाउ का कहना है कि शक्ति की वह वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे पर प्रभाव उत्पन्न करता है। मार्गेनथाउ का मत है कि जो लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है उन्हें बीच में शक्ति के प्रहार और का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। और दूसरे शब्दों में शक्ति से मार्गेनथाउ का अभिप्राय किन्हीं दो इकाइयों के परस्पर संबंध की उस स्थिति से है जिसमें एक इकाई का दूसरी इकाई के कार्यों की सीमा पर तक नियंत्रण हो जाए। कि नियंत्रित इकाई नियंत्रित किस प्रकार हो रही है उसका वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा में आप लिख सकते हैं कि यथार्थवाद सिद्धांत के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा हित की न्यूनतम आवश्यकता है। सुरक्षा का अर्थ है उन मूल्यों की किसी प्रकार से रक्षा करना जो पहले से अर्जित किए गए हैं। अस्तित्व रक्षा की राष्ट्रीय हित का स्थिर पक्ष है, मतलब कि सबसे मेन उसकी रक्षा करना और वो उसका स्थिर पक्ष है क्योंकि अस्तित्व रक्षा के बिना कोई देश किसी भी देश में उन्नति नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कि हर राष्ट्र के लिए एक शक्ति होना जरूरी है और बिना राष्ट्र शक्ति के वो अपना तरीके से सुरक्षा के एक तरीके से वो अपना विकास नहीं कर सकता है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवाद उपागम। पहला है संघर्ष का सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तु शक्ति के संघर्ष का रूप धारण कर लेती है और शक्ति संघर्ष एक वास्तविक शक्ति है
और वास्तविकता है और शक्ति की लालसा मानव की विशेषता है। इसे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं या व्यापारिक संघ या शिक्षा संस्थाओं में देखा जा सकता है। इसके अलावा अब इसमें विधायिका कार्यपालिका निर्णय को पक्ष में मोड़ने हेतु अनवरत कर प्रयास करते हैं। जैसे इनमें इनको कार्य बांट दिए जाते हैं, इनके बीच संघर्ष होता है ताकि अपनी शक्ति की रक्षा की जा सके और उसमें वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है वो दूसरा जो उपागम है वो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। इसमें कुछ विद्वानों ने शक्ति संतुलन का सिद्धांत समर्थन भी किया है और कुछ ने आलोचना भी की है। आदर्शवादी इस सिद्धांत का दंड नीति से संबंध होने से इसे वर्जित मानते हैं, और जबकि यथार्थवाद दंड नीति को ही सिद्धांत का आधार मानते हैं। और इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि विश्व राजनीति में कोई भी एक राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाए जिससे वह शक्ति के आधार पर अन्य राष्ट्रों में अपनी मनमानी शर्त मनवा ले। शक्ति संतुलन एक और तो छोटे छोटे राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर विश्व में शांति स्थगित करने का प्रयास करती है। शक्ति संतुलन द्वारा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रों का शांति प्रिय होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो शक्ति संतुलन को दो प्रकार से बांटा जाता है। पहला है साधारण संतुलन और जटिल संतुलन, जिसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। साधारण संतुलन में दो परस्पर विरोधी राष्ट्र होते हैं जिनकी शक्ति लगभग समान होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1980 के दशक तक अमेरिका और सोवियत संघ साधारण संतुलन की स्थिति में कहे जा सकते हैं, लेकिन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थिति बदल गई और रूस उसके बाद शक्ति संतुलन की स्थिति में नहीं रहा। दूसरी तरफ जटिल संतुलन में अनेक राष्ट्रों के समूह एक दूसरे के संतुलित करते हैं और इस संतुलन के समय से उप संतुलन भी बन जाते हैं और गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाते हैं। नेक्स्ट है प्रतिद्वंद्विता का प्रतिमान। ये जितने भी उपागम बताएं आप इनको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी तो जैसे कि मैं इतना बता रहा हूँ, आप इनको शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करके एग्जाम में एक तरीके लिख सकते हैं। प्रतिद्वंद्विता का सिद्धांत क्या होता है? जो इसका उपागम है वो है जब दो राष्ट्र में प्रतिद्वंद्विता का कारण कोई तीसरा राष्ट्र होता है तो दोनों अपने प्रभाव का विस्तार प्रयत्नशील करते हैं और शक्ति संतुलन जो है प्रश्न करते रहते हैं। और यथा विगत 100 सालों तक ब्रिटेन व रूस तथा ईरान पर प्रभाव विस्तार के लिए प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रयास चलता रहा। पिछले कुछ दशकों में वियतनाम को लेकर अमेरिका और रूस में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता चलती रही। शक्ति संतुलन सिद्धांत की कुछ अंतर्निहित मान्यता हैं जो सर्वप्रथम प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के लिए रक्षार्थ अपनाए जाने वाले साधनों का स्वयं निर्माण करता है, मतलब कि अपने सुरक्षा करने के लिए कुछ चीज़ों का निर्माण करता है। तो ये जो पॉइंट मैंने बताया आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे मेन है कि दूसरा जो है आप चौथा इसमें डाल के सकते हैं अवरोध का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राज्यों में होने वाली सभी अंतक्रियाएं जिस वातावरण में होती हैं उसमें अवरोध सदैव विद्यमान होता है। अवरोध मतलब इसका विरोध करना, और अवरोध ही वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख कारक है। एक कार्य आवश्यकता परिस्थिति रहा है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको पॉइंट बताया, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और क्वेश्चन किस बेस पर आ सकते हैं आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में यथार्थवादी उपागम का वर्णन करें, या यथार्थवादी नव यथार्थवादी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या योगदान है उसका वर्णन करें, या यथार्थवादी और नव यथार्थवाद में किस प्रकार अंतर किया जाता है। ये क्वेश्चन आप एक तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। राष्ट्रीय हित की धारणा किसी राष्ट्र के वास्तविक हितों के कितना प्रतिनिधित्व करती है, तो आप इसके जरिए आप इसका जो मैंने आपको समझाया आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।